देश में नोटबंदी का फैसला लागू कर सरकार ने काले धन के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी। सरकार के निशाने पे काला धन के कुबेर हैं, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को भी शायद बख्शना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के विधायकों और सांसदों की बैंक अकाउंट डिटेल मांग ली है। सांसदों को कहा है कि 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच का बैंक अकाउंट की डिटेल स्टेटमेंट अमित शाह को सौंप दी जाए। पीएम मोदी भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर आक्रामक हैं। वो चाहे काले धन के कुबेर हों, विरोध में उतरे सियासी दल हों, ये अपनी ही पार्टी के वो धनपति जो धन बल के बूते पूरे तंत्र को झांसा देने की कोशिश करते हैं। सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है, अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी करने के लिए मिल जाते तो वाह वाह, मोदी जैसा कोई नहीं। पीएम मोदी के ये बोल भले ही विरोधियों के लिए निकले, लेकिन इसकी जद में बीजेपी के वो तमाम सांसद और बड़े नेता भी हैं जो इस ऐलान के बाद सकते में रह गए, जिन्हें कानों कान इतने बड़े फैसले की खबर तक नहीं लग पाई। पीएम मोदी ने ही अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। नोटबंदी के फैसले के बाद अपने सांसदों और विधायकों के लिए पीएम की तरफ से फरमान जारी हुआ है। सांसदों और विधायकों को बैंक अकाउंट की जानकारी पार्टी के सामने रखने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक खाते के ट्रांजैक्शन की डिटेल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देनी होगी। सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच लेन देन का ब्यौरा देना होगा। सारी डिटेल 1 जनवरी तक जमा कराने होंगे। पीएम के इस फरमान को बीजेपी नेता काले धन के खिलाफ जारी जंग का अगला कदम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी स्वयं देश को बदलने के लिए सरकार में आए और ये सब देश को नैतिक राह पर आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। सारे बीजेपी सांसद और विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक उन्होंने बैंक में क्या, उन्होंने किस तरीके का ट्रांजैक्शन किया है, एक फॉर्मेट में हमें उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने बाकी पार्टियों के सामने ये चुनौती रख दिया। हालांकि वो किसी पार्टी को कोई चुनौती देने के लिए काम नहीं करते, उनको जो देश हित में ठीक लगता है वो वही करते। देखिए, जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं उन्हें बहुत पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का बड़ा साहसिक कदम है। मैं इस अभियान को कह सकता हूं कि मिस्टर क्लीन का मिशन क्लीन अभियान है, जो हम अपने घर से प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे राजनीतिक दलों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। पीएम ने फरमान ऐसे वक्त में जारी किया है जब विपक्ष के सांसदों ने चौतरफा मोर्चाबंदी कर रखी है। विपक्ष इस बात से नाराज है कि मोदी सभी विरोधी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचारी साबित करने में जुटे हैं। इस कदम के जरिए मोदी ने जाहिर कर दिया है कि काले धन की स्क्रीनिंग से उनकी पार्टी के सांसदों, विधायकों को भी गुजरना होगा, जबकि विपक्ष पीएम के इस कदम को दिखावा करार दे रहा है। मोदी पॉलिटिकल पोस्टिंग करते ही और क्या करते हैं, और करते क्या है। अगस्त से अगर तमाम जो विधायक सांसदों के नहीं, उनके तो ऑलरेडी हैं, उनके रिश्तेदारों के, उनके परिवार के लोगों के जो उनके अकाउंट्स हैं, उसका खुलासा करवाते तो तब लगता कि प्रधानमंत्री जी के अंदर जो ईमानदारी का कण है। ये मोदी का ही स्टाइल है कि वो सफाई अभियान अपने घर से शुरू करने की बात करते हैं। यही वजह है कि काले धन के खिलाफ इस सफाई अभियान में अब उनके करीबी ही रडार पर आ गए हैं। नोटबंदी पर सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठे तो सरकार ने अपने सांसदों के अकाउंट डिटेल को जगजाहिर करने का फैसला ले लिया, लेकिन विपक्ष अब यह आरोप लगा रहा है कि सिर्फ सांसदों के अकाउंट डिटेल खंगालने से बेनामी संपत्ति का खुलासा नहीं होता और ऐसे में सरकार महज धूल झोंक रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रोहित्रे के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। नकदी किल्लत से अब आपको कुछ राहत मिल सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक से पैसों की निकासी की मौजूदा सीमा में ढील दी है। हालांकि शर्त यह है कि यह राशि लीगल टेंडर में 29 नवंबर के बाद जमा की गई हो। अभी तक एक सप्ताह में अधिकतम जो राशि आप निकाल सकते थे वो थी 24,000। ये निकासी की सीमा तय की थी, लेकिन अगर आप 29 नवंबर के बाद नए नोट जमा करते हैं तो आप इस राशि से ज्यादा पैसा बैंक से निकाल सकते हैं। देखिए, आरबीआई ने फिर जारी किया सर्कुलर। बैंकों से बढ़ाई निकासी की सीमा। अब हर हफ्ते निकाल पाएंगे 24,000 से ज्यादा रुपए। नोटबंदी के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को सहूलियत देने में लगा है।
चाहे वो पुराने नोटों को जमा करने का मुद्दा हो या फिर नए नोट की निकासी का। आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई कई बार नई गाइडलाइंस जारी कर चुका है और अब एक बार फिर से आरबीआई ने लोगों को सहूलियत देने के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। इस नए नियम के मुताबिक अब आप कुछ शर्तों के साथ बैंक से 24,000 रुपए से ज्यादा कैश निकाल सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने इसमें किसी लिमिट का जिक्र नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि बैंकों से कैश निकासी की सीमा इस शर्त के साथ खत्म कर दी गई है कि कोई भी शख्स 29 नवंबर से लीगल करेंसी के रूप में जितना कैश बैंकों में जमा कराएगा उतनी ही राशि वो निकाल भी पाएगा। आरबीआई ने विड्रॉल के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के जरिए आप एक हफ्ते में 24,000 से ज्यादा निकाल सकेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त भी आरबीआई ने रखी है। वो शर्त ये है कि ये जो पैसा जमा किया जाएगा वो 29 तारीख यानी आज के बाद जमा किया गया हो, यानी आज भी अगर जमा किया गया पैसा होगा तो वो आप पैसा निकाल पाएंगे। जो नए नोट हैं 500 और 2000 के जो नए नोट हैं वही निकाले जा सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकाले जा सकेंगे। अगर आप मान रहे हैं कि 100 के नोट निकलेंगे तो 100 के नोट नहीं निकलेंगे, बल्कि 500 और 2000 के नोट निकलेंगे। नई गाइडलाइन से लोगों को राहत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी तक जो लिमिट थी वो 24,000 थी, 24,000 से उसको बढ़ा दिया गया है। जो नई नई डेली गाइडलाइंस आ रही हैं, कोई ना कोई एक्चुअली बेनिफिट तो पब्लिक को मिलेगा ही। यानी लिमिट जो बढ़ाई गई है वैसे राहत तो कुछ तो मिलेगी इसमें, लेकिन जो आम आदमी को परेशानी हो रही है ना, वो उसमें थोड़ी सी उनकी सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं मिलेगी राहत, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि गरीब आदमी तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि मोदी साहब ने तो एकदम अलाउ कर दिया कि नोट बंद कर दो जी, इसमें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी मरेगा। ये हर हफ्ते की मौजूदा लिमिट 24,000 रुपए से ऊपर की होगी, लेकिन अगर आप बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट जमा कर रहे हैं तो आप पहले के नियम के मुताबिक एक हफ्ते में सिर्फ 24,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। इसे आप आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। यदि आपने आज अपने खाते में 5,000 रुपए वैध करेंसी के रूप में जमा किए हैं तो आप इस हफ्ते 24,000 प्लस 5,000 यानी कि 29,000 रुपए निकाल सकते हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइन जो आई है, आपको पता है कि उसमें गाइडलाइन में क्या है, क्या जानकारी दी? मुझे नहीं मालूम इस बारे में। उसमें 24,000 से ज्यादा निकाल सकते हैं। अब आप 29 तारीख से के बाद जो पैसा जमा किया गया उसमें 24,000 आप निकाल सकते हैं। पता है इसके बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं पता है, बट अब पता लग गया है। हाँ, तो ये जानकारी जो है अभी तक लोगों को नहीं पता है कि आरबीआई की गाइडलाइन में क्या नया आया है और नियम में क्या आया है। आरबीआई ने साफ तौर पे कहा है कि जो करेंसी नोट हैं यानी 2000 और 500 के जो नोट हैं वो सर्कुलेशन में धीरे धीरे आएंगे, इसलिए जो निकासी है खास तौर पर जो 29 तारीख के बाद पैसा जमा किया गया है उसके आधार पर आप चेक से पैसा जो है 24,000 से ज्यादा एक हफ्ते में निकाल पाएंगे। ये राहत भरी खबर है, लेकिन शर्त यही है कि वो 29 तारीख के बाद जमा किए गए हों। दरअसल नवंबर का महीना खत्म होने को है और दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है। ऐसे में लोगों की सैलरी आने से ठीक पहले सिस्टम में करेंसी का फ्लो बनाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है, ताकि लोगों के साथ साथ बैंक भी इस मुश्किल हालात से पार पा सकें। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीवी न्यूज़ नेशन। इधर लोकसभा में आज सरकार ने बहुमत का दबदबा दिखाया और सदन में इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल पास करा लिया। विपक्ष के इस बात पर एतराज था कि आखिर सरकार ने इस बिल को पास कराने के लिए चर्चा क्यों नहीं कराई। वहीं सरकार ने साफ किया है कि विपक्ष संसद को चलने ही नहीं देना चाहता। ऐसे में इस बिल का पास होना जरूरी था। अब आयकर संशोधन बिल के जरिए काले धन वालों पर और भी ज्यादा शिकंजा कसा जा सकेगा। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर है कि विपक्षी राजनीतिक दलों ने सबने एक साथ मिलकर एक लेटर ड्राफ्ट करके राष्ट्रपति को भेजा है, ताकि राष्ट्रपति इस संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर ना करें। संसद में भारी हो हंगामे के बीच ही सरकार ने आयकर संशोधन बिल पास करा लिया। विपक्ष को इस बिल पर चर्चा तक करने का मौका नहीं मिला। सरकार ने अपनी योजना के तहत इनकम टैक्स के कानून में और फाइनेंस बिल में ये संशोधन सरकार लाई है। इस संशोधन का आधार ये है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पकड़े जाएंगे इस काले धन को बदलने के प्रयास में, उन लोगों के ऊपर 60% टैक्स और उसके साथ साथ पेनल्टी के प्रावधान लगेंगे। कुल मिलाकर 85% उनके ऊपर टैक्स और हर्जाना लागू होगा। नोटबंदी के बाद आईटी एक्ट में यह संशोधन बिल काफी अहम माना जा रहा है। संशोधन बिल के तहत अघोषित आय पर 30% टैक्स का प्रस्ताव है, जबकि इस पर 10% पेनल्टी वसूली जाएगी और टैक्स का 33% सरचार्ज के तौर पर अलग से वसूला जाएगा।
यानी कुल मिलाकर अघोषित आय का 50% हिस्सा सरकारी खजाने में चला जाएगा। यही नहीं, अगर संबंधित व्यक्ति खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता, उस पर नए कानून का शिकंजा कस जाएगा। आयकर विभाग अघोषित राशि पर 75% टैक्स वसूलेगा। इसके अलावा 10% पेनल्टी लगेगी, यानी खुद घोषणा न करने वालों को पकड़े जाने पर अघोषित आय का 85% टैक्स देना होगा। नहीं, बिल्कुल हम लोग तो चाह ही रहे थे कि इस पे चर्चा हो और पूरी जनता के सामने चर्चा हो, पूरी तरीके से चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, लेकिन क्योंकि ये लोग चाह नहीं रहे थे कि चर्चे हो, इन लोगों ने हल्ला किया और कोई हमारे पास उपाय नहीं था, क्योंकि इनको कानून बनाना था, तो इसलिए इसको इस तरीके से पारित किया गया। लोकसभा में ये बिल पास तो हो गया, लेकिन विपक्ष ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। विपक्ष के मुताबिक इस तरह बिल पास कराना लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या के समान है। 12 दिन तक एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर चर्चा के लिए उन्होंने समय नहीं दिया, एडजर्न करते गए, लेकिन महत्वपूर्ण बिल के लिए सिर्फ 10 मिनट में पास करके हाउस एडजर्न की। तो ये सरासर गलत है और ये डेमोक्रेसी की गला घोटने का ये तरीका उन्होंने इख्तियार किया है। तो इस संबंध में हमारी पार्टी का यही कहना है कि यदि इनको ये सब करना ही था तो फिर ये नोटबंदी का फैसला क्यों लिया? फिर पूरे देश के 90% जनता को एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में क्यों खड़ा किया? जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी? राज्यसभा में सरकार के लिए ये बिल पास कराना कोई चुनौती नहीं रह गया। मनी बिल होने की वजह से राज्यसभा समीक्षा तो कर सकती है, लेकिन इसे खारिज करने का अधिकार उसके पास नहीं है। इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल को मनी बिल का रूप देकर सरकार ने इसे आसानी से पास करा लिया और विपक्ष के हिस्से में इस बिल पर विरोध का रास्ता भी नहीं छोड़ा, जिसके चलते सरकार ने इस बिल को तो पैसे दे दिया, लेकिन विपक्ष इस पर कड़ा ऐतराज अब भी जता रहा है। वीडियो सत्या रोहित्रे के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो एक तरह से ये रिवाइज आईडीएस स्कीम लग रही है, सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें 5%, यानी पहले 45% था, इस वक्त 5% पेनल्टी ज्यादा लगेगी। बहरहाल सरकार इनकम टैक्स बिल पे संशोधन कर काले धन वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सरकार ने नए बिल के जरिए काले धन रखने वालों को एक और मौका दिया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि सरकार को काला धन रोकने के लिए और भी ज्यादा सख्त उपाय करने होंगे। मोदी सरकार का एक ही मकसद है, वो है काले धन वालों पर नकेल कसना। आयकर बिल में संशोधन कर सरकार ने इस बिल को और सख्त बनाया है, साथ ही काला धन रखने वालों को बचने का एक और मौका भी दिया है। आपको समझाते हैं कि अगर किसी के पास 1 करोड़ काला धन है तो उसका क्या होगा। करोड़ रुपए का आपने धनराशि बैंक में जमा की है, तो इसमें से 49.99% आपका टैक्स कटेगा, मतलब ऑलमोस्ट 50% हो जाता है। बाकी रहे 50% में से 25% यानी 25 लाख रुपया इस 1 करोड़ में से आपका ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ जाएगा, जो 4 साल तक आपका लॉकिंग पीरियड होगा और इस लॉकिंग पीरियड में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो बाकी 25 लाख रुपया जो है वो आपका वाइट बन जाएगा, वो आपका डिक्लेयर्ड इनकम होगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इतना ही नहीं, जानकारों की माने तो सरकार को काले धन वालों पर और भी सख्ती करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि जिनके पास काला धन है वो अलग अलग तरीकों से पैसों को वाइट करने के जुगाड़ में लगे हैं। खासतौर पर बिटकॉइन जैसी करेंसी पर सरकार को नजर रखने की जरूरत है। बिटकॉइंस का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए, खासतौर पर साइबर क्राइम गतिविधियों के लिए किया जाता है। और जब से भारतवर्ष में नोटबंदी का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया है बिटकॉइंस की तरफ, और यही कारण है कि बिटकॉइंस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो 25-26 हज़ार रुपये प्रति एक बिटकॉइन हुआ करता था, आज लगभग 70-72 हज़ार तक पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि बिटकॉइंस को कहीं ना कहीं आपको रेगुलेट करने की आवश्यकता होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इनकम टैक्स संशोधन बिल के जरिए सरकार ने काले धन के कुबेरों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। अब भी अगर वो अपना दबा हुआ खजाना नहीं निकालते तो नए साल में उनकी मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी। टीम न्यूज नेशन। और कई लोग इस तरह के भी सवाल उठा रहे हैं कि बेईमानों के लिए, काला धन रखने वालों के लिए सरकार एक के बाद एक स्कीम ला रही है। थोड़ा ईमानदार टैक्स पेयर के लिए भी सरकार कुछ एक ईमानदार स्कीम लाए ताकि उन्हें टैक्स से राहत मिल सके।
बहरहाल मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का समर्थन मिला है। न्यूज नेशन से खास बातचीत के दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि नोटबंदी एक कड़ा फैसला है और मोदी सरकार ने इस फैसले को लागू कर बड़े काम को अंजाम दिया है। ये फैसला आसान नहीं था जी। कोई देशभक्त और युग पुरुष प्रधानमंत्री ही इस तरह का फैसला कर सकता है, क्योंकि ये जोखिम भी था जी। ये आसान फैसला नहीं था। न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति में अपने पुराने दिनों को बताया और वो इन यादों को याद कर भावुक भी हो गए। शिवराज ने जनता के साथ अपनी पुरानी यादों और तजुर्बों को भी साझा किया। आज हमको थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप सोचिए, एक जमाना था जब मोबाइल पहले आया तो लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि मजदूर के हाथ में भी मोबाइल आ जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी उस समय थे, सबसे पहले बीजेपी में उन्होंने मोबाइल का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो अंदर से ही आलोचना हुई थी कि ये तो 5 स्टार कल्चर है, ये कौन सी बात है, मैन टू मैन कांटेक्ट होता है, मोबाइल वाले हो गए। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब्जी भाजी बेचने से लेकर मजदूरी करने वाले भाई बहन भी मोबाइल रखते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल इकोनॉमी, ये भारत का भविष्य है और निश्चित तौर पर देश को, देश की अर्थव्यवस्था को इसका बहुत लाभ होगा। तो आजकल भारत में हर कोई डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। जाहिर तौर पे भारत के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम। गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। 125 में से 109 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, जबकि 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है। बीजेपी इसे मोदी की शानदार जीत बता रही है। क्या कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का, आइए आपको सुनाते हैं। गुजरात के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। हमारे साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए किस तरह से देखते हैं इस जीत को? मोदी जी ने जो 2 बड़े डिसीजन लिए, एक उरी के घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स और दूसरा ये काले धन को समाप्त करने के लिए जो वो प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों ने ये एंडोर्स किया है कि अच्छा डिसीजन है। जनता पूरी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये चुनाव के नतीजे से स्पष्ट फलित होता है, क्योंकि गुजरात में 125 में से 109 सीट हम जीते हैं, कांग्रेस को सिर्फ 17 सीट मिली है। तो ये मैं मानता हूँ कि अच्छी एक शुरुआत हुई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि ये विपक्षों के खिलाफ जन आक्रोश है, जिसके चलते ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। 2 साल की लंबी कानूनी जंग के बाद आखिरकार आज वो घड़ी आ गई जब महिलाओं ने मुंबई की हाजी अली दरगाह के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। हाजी अली की दरगाह पर महिलाओं ने किया सजदा। हाजी अली के दर पर महिलाओं ने चढ़ाई चादर। सालों की तमन्ना पूरी हुई तो महिलाओं की खुशी और सुकून का ठिकाना न रहा। ये पल उन्हें सालों के लंबे इंतजार के बाद हासिल हुए। मुंबई की हाजी अली दरगाह के अंदरूनी हिस्से में महिलाओं के कदम पड़े। तकरीबन 80 महिलाओं ने दरगाह पर सजदा किया, चादर चढ़ाई और सबकी सलामती की दुआ की। 2 साल की लंबी कानूनी जंग के बाद ये जीत मुमकिन हुई है। कार्रवाई के बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की कार्यकर्ता हाजी अली दरगाह के अंदर बने मजार तक गई। इससे पहले सिर्फ पुरुषों को ही दरगाह के मेन हिस्से में जाने का अधिकार था। महिलाएं बाहर से ही जियारत किया करती थी। 2011 के बाद दरगाह के मुख्य हिस्से में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। 2014 में भारतीय मुस्लिम महिलाओं ने दरगाह में प्रवेश पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और दरगाह में मजार के पास तक महिलाओं को जाने की अनुमति दे दी। दरगाह ट्रस्ट ने अदालत के आदेश के बाद कुछ जरूरी इंतजाम किए और फिर ये मुबारक दिन आ गया। हमें उम्मीद थी कि कोर्ट हमेशा औरतों के हक में एक अच्छा फैसला करेगा और मुझे लगता है बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये लड़ाई का पहला कदम है, इसके आगे और बहुत सारी लड़ाइयाँ मुसलमान औरतों को खास तौर से लड़नी है।
अब दरगाह के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। अब कोई भी हाजी अली के मजार को छू नहीं सकेगा। सभी को मजार से करीब 2 मीटर की दूरी से ही सजदा करना होगा। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तकरीबन 2 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिल ही गया। मुस्लिम महिलाओं ने बराबरी के अधिकार की जंग में इस फैसले को एक ऐतिहासिक कदम करार दिया है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक हादसा और सब कुछ खत्म। कोलंबिया में एक प्लेन क्रैश में पूरी की पूरी फुटबॉल टीम खत्म हो गई। इस हादसे में 70 से ज्यादा जिंदगियां काल के गाल में समा गई और पीछे छूट गया दर्द और मौत का सन्नाटा। जिस इलाके में यह प्लेन क्रैश हुआ वो पहाड़ियों से घिरा हुआ और घंटों की मशक्कत के बाद विमान से शवों को निकाला जा सका। ब्राजील के साओ पाउलो एयरपोर्ट से रवानगी और कोलंबिया का मेडलिन एयरपोर्ट था मंजिल। बस इतना सा सफर था उस विमान का जिसे बदकिस्मती मेडलिन एयरपोर्ट से कुछ ही पहले पहाड़ियों में खींच ली गई और यह विमान पहाड़ियों के बीच क्रैश हो गया। लामिया नाम की चार्टर एयरलाइन का यह प्लेन जब साओ पोलो से उड़ा था तब इसमें 72 मुसाफिर और 9 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन जब क्रैश होने के बाद इस विमान का मलबा हटाया गया तो ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। रेस्क्यू कर्मियों के मुताबिक जब तक बचाव दल मौके पर पहुंच पाता उससे पहले ही ज्यादातर मुसाफिर मौत के मुंह में समा चुके थे। Lamentable tener que confirmar, por supuesto, el accidente del avión donde viajaban los jugadores. Aquí, por supuesto, estamos acompañando todo el despliegue del equipo necesario, también de Medellín, de bomberos, de ambulancias, de red hospitalaria, todo lo que haya que hacer. Y aquí lo importante ya es ver que la información es que hay unos sobrevivientes y lo importante es salvar vidas. Eso es lo primero. Entonces aquí estamos, por supuesto, acompañando. Fue una noticia muy, muy triste, en realidad. Todas las... प्लेन क्रैश की खबर स्थानीय समय के अनुसार रात तकरीबन 10 बजे मिली थी, लेकिन प्लेन क्रैश की जगह तक पहुंचने में मौसम बाधा बन गया। कोलंबियाई रेस्क्यू सेवा के मुताबिक क्रैश की खबर मिलते ही एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर क्रैश साइट की तरफ रवाना कर दिया गया था, लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। दरअसल इन दिनों मेडेलिन और उसके आसपास के इलाकों में काफी बारिश होती है। बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और लो विजिबिलिटी के चलते बचाव दल के कर्मी हवाई रास्ते से नहीं पहुंच पाए। बचाव दल सड़कों के रास्ते क्रैश साइट पर पहुंचा, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा वक्त लगा, लेकिन जब क्रैश पीड़ितों को अस्पताल तक लाया गया तो लोगों का दिल मुंह को आ गया। कुछ शव तो इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। कोलंबियाई एजेंसियों ने साओ पाउलो एयरपोर्ट से मुसाफिरों की लिस्ट मांगकर पहचान का काम शुरू कर दिया है। लामिया की ये चार्टर्ड फ्लाइट किन वजहों से और किन हालात में यूं क्रैश हुई, इसकी असल वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जांच पर आधारित नतीजों से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फेलियर इस प्लेन क्रैश की एक वजह हो सकता है। मेडेलिन एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल विंग ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें आप लामिया की इस चार्टर्ड फ्लाइट के संपर्क टूटने के पूरे सीक्वेंस को देख सकते हैं। आप जिस छोटे से विमान को देख रहे हैं, यही था लामिया का चार्टर विमान। मेडेलिन के इलाके में एंट्री से पहले यह विमान अपने कोर्स पर था, यानी विमान सही गति और ऊंचाई के साथ अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन अचानक से विमान एटीसी के रडार से ओझल हो गया। एटीसी के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उस वक्त रडार पर मौजूद दूसरे विमान अपने कोर्स पर उड़ रहे थे, लेकिन लामिया की चार्टर फ्लाइट रडार से गायब थी। लामिया एयरलाइंस की इस चार्टर फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ था जो ये विमान नाक के बल जमीन पर आ गिरा? इस सवाल का जवाब पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। कोलंबिया में हुए इस प्लेन क्रैश को लेकर इलेक्ट्रिक फेलियर एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फेलियर कब और कहां हुआ, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और इसी वजह से लामिया की इस बदकिस्मत फ्लाइट की क्रैश मिस्ट्री हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है।
मैंडलिन एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर हुए इस क्रैश की तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर साफ बताती है कि प्लेन के 2 टुकड़े हो चुके हैं। कॉकपिट समेत प्लेन का अगला हिस्सा अलग हो चुका है और प्लेन का पिछला हिस्सा और लगेज बॉक्स दूसरी तरफ पड़ा है। यह तस्वीर ही अपने आप में इस क्रैश को लेकर 2 आशंकाओं को जन्म देती है। पहली आशंका, क्या हवा में हुए 2 टुकड़े? क्या लामिया की इस चार्टर फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हवा में ही प्लेन के 2 टुकड़े हो गए? ऐसा उन हालात में हो सकता है जब बाहर के प्रेशर से प्लेन के अंदर का प्रेशर कम हो जाए, या फिर अंदर से किसी किस्म का विस्फोट प्लेन की सतह को चीर दे, या फिर हवा में ही प्लेन किसी दूसरे प्लेन से टकरा जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? अगर प्लेन के अंदर का प्रेशर कम हो गया था और इसी वजह से वो क्रैश हुआ, तो जमीन पर प्लेन के टुकड़े काफी दूरी पर होने चाहिए थे। अगर प्लेन के अंदर किसी किस्म का विस्फोट हुआ तो प्लेन के टुकड़ों से ज्वलनशील पदार्थ या फिर उनका रेजिड्यू मिलना चाहिए था। और अगर प्लेन दूसरे प्लेन से टकराया तो सीधे मैंडलिन एटीसी को उसकी जानकारी मिलती। तीसरी आशंका को मैंडलिन एटीसी के रडार का वीडियो ही नकार देता है, क्योंकि रडार में साफ दिख रहा था कि सिर्फ लामिया की फ्लाइट ही रडार से गायब हुई थी और उस दौरान एटीसी के संपर्क में रहने वाले बाकी सभी विमान अपने कोर्स पर थे। दूसरी आशंका, क्या जमीन पर 2 टुकड़े हुए? एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि किसी तकनीकी खराबी के चलते विमान सीधा जमीन पर आ गिरा, और चूंकि ये क्रैश एक पहाड़ी इलाके में हुआ था तो मुमकिन है कि पहाड़ियों की सख्त चट्टानों से टकराने से प्लेन के 2 टुकड़े हो गए हों। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सख्त सतह पर प्लेन के टकराने से प्लेन के कुछ और हिस्से भी होते और ये हिस्से घिसटते हुए आगे तक चले जाते। शुरुआती जांच में इस थ्योरी पर भी मोहर नहीं लग पाई है। इन्हीं वजहों से अब तक लामिया के चार्टर्ड फ्लाइट का क्रैश होना एक रहस्य सा नजर आ रहा है। अब तक की जांच में इलेक्ट्रिक फेलियर को प्लेन क्रैश की वजह माना जा रहा है। अगर प्लेन क्रैश की वजह इलेक्ट्रिक फेलियर था तो यह जानना जरूरी है कि इस इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से क्या ऐसा हुआ जो प्लेन क्रैश का कारण बना। क्या प्लेन में यह इलेक्ट्रिक फेलियर साओ पाउलो से ही था? क्या प्लेन के मेंटेनेंस में किसी किस्म की कमी रह गई थी? इस एंगल से भी ब्राजील में जांच जरूर की जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर यह दर्दनाक हादसा एक इंसानी गलती का नतीजा साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो मैंडलिन में हुए इस विमान हादसे से एक ऐसी दर्दनाक कहानी भी निकली जिसने ब्राजील समेत फुटबॉल की दुनिया के दीवानों की आंखों में पानी भर दिया। दरअसल लामिया की इस फ्लाइट में ब्राजील के एक फुटबॉल क्लब शेपिकियान्स की पूरी टीम सवार थी, और हादसे में टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी ही जिंदा बच पाए। ब्राजील की रीजनल क्लब शेपिकियान्स के इन खिलाड़ियों को रत्ती भर इल्म नहीं था कि जिस फ्लाइट में बैठकर वो अपने अगले मुकाबले के लिए जा रहे हैं वो उनका आखिरी सफर साबित होगा। ये वीडियो टीम के एक फैन ने रवानगी से पहले साओ पाउलो एयरपोर्ट पर बनाया था। इस वीडियो में खिलाड़ी टिकट काउंटर के पास खड़े हैं और अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। हर किसी के चेहरे पर अगले मुकाबले को लेकर अलग अलग भाव भी देखे जा सकते हैं। दरअसल शेपिकियान्स ब्राजील की एक रीजनल टीम है और पिछले 2 सीजन से ये टीम शानदार फॉर्म में चल रही थी। दक्षिण अमेरिकी लीग में शेपिकियान्स शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मुकाबले जीतती हुई आगे बढ़ रही थी। ये अब तक का शेपिकियान्स का सबसे शानदार प्रदर्शन है, और अपनी लीग के बेस्ट ऑफ 2 फाइनल्स में से पहला खेलने के लिए ये टीम कोलंबिया जा रही थी, जहां उसका मुकाबला मैंडलिन बेस्ट एथलेटिको नेशनल से था। टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वीडियो में उनके चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है, जो बताने के लिए काफी है कि टीम के खिलाड़ियों को पहले फाइनल में जीत का भरोसा था और इसी मकसद के साथ वो मैंडलिन का रुख कर रहे थे। टीम के सीनियर खिलाड़ी आगे खड़े थे और पीछे खड़े जूनियर खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट के साओ पाउलो एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद एक खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर टीम की फ्लाइट में तस्वीरें भी डाली थी। इस तस्वीर में भी सभी खिलाड़ी फाइनल मुकाबले के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के बाद शेपिकियान्स की ये टीम एक इतिहास बन गई। मैंडलिन एयरपोर्ट से ठीक पहले पहाड़ियों के बीच इनका विमान क्रैश हो गया और टीम के ज्यादातर खिलाड़ी काल के गाल में समा गए। लामिया की इस चार्टर्ड फ्लाइट में शेपिकियान्स के 33 खिलाड़ी थे, यानी तकरीबन पूरी फर्स्ट स्क्वाड इस फ्लाइट से सफर कर रही थी और साथ में कुछ रिजर्व प्लेयर भी थे। लेकिन हादसे में सिर्फ टीम के गोलकीपर डैनिलो और डिफेंडर एलन रशेल ही जिंदा निकल पाए। बाकी 31 खिलाड़ी हादसे में मारे गए।
शेपेकियोन्स को इस हादसे में सबसे बड़ा नुकसान हुआ क्लेबर सेंटाना के रूप में। क्लेबर इस वक्त टीम के सबसे वरिष्ठ और मशहूर खिलाड़ियों में से एक थे। शेपेकियोन्स आने से पहले क्लेबर स्पेन की ला लीगा के बड़े क्लब और पूर्व चैंपियन एथलेटिको मैड्रिड के साथ खेल चुके थे। साल 2007 से साल 2010 के बीच सेंटाना ने एथलेटिको की जर्सीज में 37 मैचों में हिस्सा लिया था। 2007 से लेकर 2015 तक सेंटाना स्पेन के एक और बड़े क्लब रियल मायोर्का के लिए खेलते रहे और पिछले ही साल उन्हें शेपेकियोन्स ने साइन किया था। मैडलिन में हुए हादसे से शेपेकियोन्स के फैंस को सदमा पहुंचा है। कोई भी फैन यकीन नहीं कर पा रहा कि सालों के इंतजार के बाद जब उनकी टीम अपने मुकाम के सबसे करीब पहुंच रही थी, तब यूं प्लेन क्रैश उन्हें खिताब और दुनिया से दूर खींच ले गया। टीम न्यूज़ नेशन। शेपेकियोन्स की ही तरह खेल की दुनिया कुछ मौकों पर इस किस्म के विमान हादसों की गवाह बन चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं कब कब और कहां वो हवाई हादसे हुए जिन्होंने खेल की दुनिया के जोश को मातम में तब्दील करके रख दिया। डेविड बेकहम, एरिक कैंटोना, रायन गिग, पॉल शोल्स, गैरी और फिल नेवाइल, वेन रूनी, ज़्लाटन इब्राहिमोविच। जब जब फुटबॉल दुनिया के इन महान खिलाड़ियों का नाम आता है तो जहन में एक और नाम भी कौंधता है, नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मैनचेस्टर यूनाइटेड वो टीम जिसके दीवाने दुनिया भर में मौजूद हैं। कोई उन्हें रेड टाइगर्स बुलाता है तो कोई द इंग्लिश जायंट्स। यूएफए कप हो या फिर इंग्लिश लीग या यूरोपा कप, क्लब फुटबॉल की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा खिताब हो जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ना हासिल किया हो और जो मैन यू के होम स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड की शोभा को ना बढ़ाता हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा क्लब सालों की मेहनत के बाद खड़ा हुआ है। फुटबॉल के रेड एंड व्हाइट्स ने सुनहरे दौर देखे हैं तो कुछ ऐसे पन्ने भी इनके इतिहास से जुड़े हैं जो दर्द और मातम से भरे हैं। और इन्हीं पन्नों में से एक है 1958 का वो हवाई हादसा जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने 8 बेहतरीन खिलाड़ियों को खो दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरोपियन कप में बेलग्रेड में रेड स्टार टीम को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। जब टीम इस जीत के बाद लंदन लौट रही थी तो म्यूनिख में विमान को रीफ्यूलिंग के लिए उतरना था। उस वक्त म्यूनिख में भारी बर्फबारी हो रही थी और विमान की लैंडिंग मुश्किल थी, लेकिन विमान में लंदन तक पहुंचने का ईंधन नहीं था और इसी वजह से विमान को उतारना पायलट की मजबूरी थी। विमान उतरा, विमान में ईंधन भी भरा गया, लेकिन विमान दोबारा उड़ नहीं पाया। विमान के पायलट ने 2 बार टेक ऑफ की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। जब तीसरी बार कोशिश की गई तो विमान रनवे से उड़ने की बजाय फिसलता चला गया और नतीजा हुआ कि विमान तेजी से एयरपोर्ट के एक फेंस से जा टकराया। फेंस से टकराते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया और इस हादसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड के 8 खिलाड़ियों समेत 22 लोग मारे गए। आज भी मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने इन खिलाड़ियों को याद करता है। मैनचेस्टर के फैंस जब जब मैदान पर आते हैं तो एक बार जरूर ये घोष करते हैं, वी डोंट डाई, यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये खिलाड़ी मरे नहीं बल्कि अमर हो गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा ही दर्दनाक हादसा अफ्रीकी देश जाम्बिया ने देखा था। साल 1993 में जाम्बिया की राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी साल 1994 के फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग मुकाबला खेलने के लिए सेनेगल जा रहे थे, लेकिन यह सफर उनका आखिरी सफर साबित हुआ। एक विमान हादसे में जाम्बिया के 22 बेहतरीन खिलाड़ी मौत के मुंह में समा गए। फुटबॉल की ही तरह आइस हॉकी की दुनिया भी दर्दनाक हवाई हादसों का गवाह बन चुकी है। 7 सितंबर 2011 को रूस की नामी टीम लोकोमोटिव यारोस्लाव के खिलाड़ी एक मुकाबला खेलने के लिए मॉस्को से बेलारूस जा रहे थे। जिस विमान में टीम के खिलाड़ी सवार थे वो टेक ऑफ करते वक्त एक रेडियो टावर से टकरा गया और लहराता हुआ विमान एयरपोर्ट के नजदीक एक झील के किनारे जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में लोकोमोटिव यारोस्लाव ने अपने 36 खिलाड़ी खो दिए।
क्रैश से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, जिसमें एक टीम सदस्य और एक क्रू मेंबर था। आज भी हर साल 7 सितंबर को अगर लोकोमोटिव यारोस्लाव की टीम मैच खेलने के लिए उतरती है तो सबसे पहले 2011 में हादसे में मारे गए खिलाड़ियों को याद किया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। टीम इंडिया का विजय रथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर शानदार विजय दर्ज की। इस जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 90 रन बनाने के साथ साथ 4 विकेट भी चटकाए। बहुत बढ़िया कवर्स के ऊपर उठाकर मारा है, 4 रन जरूर मिलेंगे। जी हां, और ये मुकाबला भारत ने जीत लिया है 8 विकेट से। मोहाली में टीम इंडिया को मिली महाविजय। मोहाली 2-0 की सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त। की इस श्रृंखला में 2-0 से भारत आगे तोड़ दिया अंग्रेजों का गुरु। वेल डन इंडियन टीम। कोहली ने लिया विराट बदला। विराट कोहली के लिए ये महत्वपूर्ण इस वजह से कि अब अजय बढ़त प्राप्त कर ली है। मोहाली में टीम इंडिया ने इंग्लैंड का काम तमाम कर दिया और ले ली है टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त। बढ़िया ये क्षण है, ये टेस्ट क्रिकेट का रोमांच है। जो अंग्रेज टेस्ट से पहले टीम इंडिया के कप्तान पर वार कर रहे थे, उनकी बोलती टीम इंडिया ने बंद कर दी। गेंदबाजी और बहुत बढ़िया कप्तानी, मैं कहूंगा सही जगह फील्डर खड़ा किया हुआ था। रविंद्र जडेजा थे वहां पर। मोहाली में तो टॉस भी इंग्लैंड ने जीता था और उनके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म भी तैयार था, लेकिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने इंग्लैंड पर जो हमला किया उससे कुक एंड कंपनी उबर नहीं पाई। बॉल ये क्या खिलाड़ी मौजूद है, हाँ वहां पर एक खिलाड़ी और कैच पकड़ लिया। दूसरा झटका यहाँ पर इंग्लैंड को। फिर कोहली के साथ टीम इंडिया के स्पिनर्स ने बल्ले से भी इंग्लैंड का हाल बेहाल कर दिया। जडेजा की एक बार फिर से उसी प्रकार की बॉल पर, या हवा में बॉल ये और बाहर, और ये 6 रन। इंग्लैंड को चोट इतनी गहरी लगी कि वो दूसरी पारी में भी इस सदमे से उबर नहीं सके। कोई गलती नहीं की। ओह, भारतीय गेंदबाजों ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों का हौसला तोड़ दिया और फिर जीत एक औपचारिकता के रूप में आउट हुआ। टीम इंडिया अब सीरीज में 2-0 से आगे है और कोहली की सेना के हौसले को देखकर साफ है कि सीरीज भी टीम इंडिया के नाम ही होगी। महत्वपूर्ण इस वजह से स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन। तो क्वेश्चन आवर में आपके लिए आज के लिए बस इतना ही।